नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। बहुत ठीक हैं। और काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि आप आएं और आज दिल्ली आए तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने याद किया। जी अ, जी बिल्कुल नहीं, आपने जब कहा था उसके बाद से मेरे माइंड में था, उसके बाद से मैं आया नहीं था। हम्म। और मैं माइंड में था, एक नोट रखता हूँ मैं एक जगह कि दिल्ली में इस बार क्या क्या करना है, तो वो सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ था। हाँ। तो आना तो था ही। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, मनी सर जो ट्रेन 18 है, वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके क्रिएटर निर्माता कहे जा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट था उसके हेड थे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। सर उसके बारे में जो ऑडियंस है, पहली बार आप शो पे आए हैं तो जी उनके लिए बताइए कि कैसा वो प्रोजेक्ट जो था, जी कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था और क्या चैलेंजेस आए। जी। तो देखिए, इसकी शुरुआत यूं करते हैं कि रेलवे में आने से पहले भी रेलवे की मैगजीन जब देखते थे एज अ चाइल्ड, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये जापान या यूरोप की ट्रेन्स हैं, ये इतनी खूबसूरत लगती हैं, हमारे यहाँ की ट्रेन ऐसी क्यों नहीं हो सकती। तो खैर, वो तो एक बचपने की बात थी। सर्विस में आने के बाद भी मुझे हमेशा यही लगता रहा। लेकिन जूनियर ऑफिसर थे, सिर्फ एक ओपिनियन रहती थी। आप देखिए, कोई पिछले 30 साल से भारतीय रेलवे में ये बात होती रहती थी कि हम लोग को भी ट्रेन सेट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, चाहे इंपोर्ट करके चाहे खुद बना के। ट्रेन सेट क्या होता है कि इसमें कोई लोकोमोटिव नहीं होता, और परमानेंटली कपल्ड रहती हैं कोचेस। दोनों तरफ कैब होता है, बाकी सारी जो जगह है वो पैसेंजर्स के लिए यूज़ होती है। इक्विपमेंट ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रेन के एयर कंडीशनिंग के लिए, होटल लोड के लिए, सब फ्लोर के नीचे लगा रहता है। और चूंकि लोकोमोटिव नहीं होता, ये पूरी एकदम अलाइंड सी एक खूबसूरत सी ट्रेन बन के निकलती है। तो ये बात 30 साल से चल रही थी। होता क्यों नहीं था? क्योंकि अब विभाग हैं रेलवे में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और वो कुछ ऐसा कल्चर हो गया था, हो गया है कि हमारा डिपार्टमेंट आगे बढ़े, भारतीय रेल या देश का क्या हो, वो पीछे। तो जो कोच बनाता है वो कहेगा भाई ये कोच ही कोच है, इसमें लोकोमोटिव नहीं है, तो ये तो कोच वाले के पास आना चाहिए। जो लोकोमोटिव बनाता है वो कहेगा कि नहीं, इसमें सारा पावर इक्विपमेंट है, तो ये लोगों के पास आना चाहिए। इन्हीं झगड़ों में अर्ली 90s से बात चल रही थी। और एक इंपोर्ट का भी रहता था कि इंपोर्ट की जाए, फिर एक लॉबी अपोज करती थी कि इंपोर्ट ये कर लेंगे तो इनके हाथ चली जाएगी, वो ऑल सब तरह की बातें। हम्म। और ये भी तक कागज़ पे प्रूफ किया जाता था कि ये ट्रेन सेट का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई लिखे बहुत फ़ायदा है, कोई लिखे नहीं फ़ायदा है। मैं भी उसी लॉबिंग का पार्ट था, मैं कोई अलग नहीं था। जो सब लोग कर रहे थे मैं भी करता था। ये ज़रूर कहता था कि आप इसको कुछ दिन रोक सकते हो, लेकिन एक अच्छी चीज़ बहुत दिन तक नहीं रोक पाओगे। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड। 2016 में मेरा नंबर आया जीएम बनने का। तो आमतौर पे लोग एक ओपन लाइन रेलवे में जाना चाहते हैं। वो एक, आप कहिए फ्यूडल, एक उसका फीवडम टाइप का होता है। एक फैक्ट्री, एक लिमिटेड स्कोप है, उसमें 10-12 हज़ार आदमी काम करते हैं, एक छोटी टाउनशिप है उसका। जोनल रेलवे से अगर रसूख की बात करिए तो कोई मुकाबला नहीं है। उस जोनल हेड का ज़्यादा रसूख है। हाँ हाँ, तो अपने यहाँ कल्चर ही बड़ा फ्यूडल सा है ना भारत में। हम्म। कब बदलेगा पता नहीं। तो मैं, चेयरमैन थे मित्तल साहब, उनके पास गया। 3 पोस्ट खाली थी और 3 जगह 3 लोग थे, तो मैंने उनका काम आसान कर दिया। वो पेशो पेश में कश्मकश में थे कि मणि को ओपन लाइन देनी है या उसको नहीं देनी है। मैंने कहा था आप मुझे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दे दीजिए। तो बड़े खुश हुए, बोले अच्छा तो यू आर श्योर? मैंने कहा आई एम श्योर। तो ये मेरी पोस्टिंग हो गई। फिर आते ही मैंने देखा कि भाई अब मेरा तो वो माइंड में था कि ट्रेन बननी है एक अच्छी। अब ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए कि बड़े अच्छी टीम अफसरों और स्टाफ की मुझे दिखी वहाँ।
जो कि मेरी सारी सर्विस लाइफ में शायद ऐसी टीम कहीं में नहीं मिली थी। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे मिली। अफसर बड़े काबिल, और जो कहते हैं ना एक हुत्सपा, उनमें कुछ करने का एक जोश था स्टाफ में भी, कि बड़े दिन से वही ट्रेनें बनाए जा रहे हैं, कोई शक्ल नहीं बदल रही ट्रेन की, कोई स्पीड नहीं बढ़ रही, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो उनके सब में मन में ये था कि करना है। तो ये तो सोने में सुहागा, तो मतलब विजन था मेरा, डिटर्मिनेशन था, और इतनी बढ़िया टीम मिल गई। तो इसके बाद पहला चैलेंज तो कोई चैलेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि सब टीम बन गई। इसके बाद 2-3 छोटे छोटे चैलेंज थे जो मैं आपको बता दूं। प्रपोजल लेके जब हम गए बोर्ड में कि भाई आईसीएफ में हम ये बनाएंगे, तो एक डेरिजन सा, और एक ये कि ये इनको जानते हैं, ये सिर्फ पब्लिसिटी करने में विश्वास करते हैं, बनानी इनको है नहीं, तरह तरह की बातें। और वो बोर्ड मेंबर के लेवल पे, छोटे मोटे अफसर नहीं। तो एक हताशा सी आ रही थी। तब मैं मित्तल साहब के पास गया जो चेयरमैन थे। मैंने कहा आपको क्या लगता है, जो मैं उनके साथ काम कर चुका था, कि आईसीएफ में बन जाएगी? उसने कहा बन तो जाएगी, पर बाकी ये बोर्ड मेंबर बनाने नहीं दे रहे। मैं कहा आप जितनी चाहो इंपोर्ट कर लो, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। आप मुझे 2 गाड़ियों का सैंक्शन दे दो बस आप एक कागज़ दे दो मुझे कि 2 गाड़ी आपको बनानी है, आपको और कुछ नहीं करना है, आपका एक ठप्पा मुझे चाहिए। मैं यहाँ तक कहा कि अब आप दे दो, नहीं तो मैं पैर पकड़ रहा हूँ आपके। एक सेइंग है कि आपकी वैनिटी जो है वो कभी ना कभी कोई ना कोई मार देगा, तो इससे अच्छा है थोड़ी बहुत खुद ही मार लो आप। तो खैर हमें सैंक्शन मिल गया। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मित्तल साहब नहीं रहे, पर उन्होंने ये एक ठप्पा, एक सैंक्शन हमें दे दिया। फिर हम आए अपने लोगों के पास कि भाई यही एक कमी थी ना कि सैंक्शन नहीं था, अब लग जाओ। तो उसमें 2 चैलेंज कहिए या 2 सवाल आए सामने। वो एक्साइटेड तो हुए, पर बोले कि साहब ये 200 करोड़ का खर्चा होगा 2 ट्रेन बनाने में लगभग। अगर ये पहली बार इतना बड़ा कोई इंडिजिनस डिज़ाइन, टोटली इंडिजिनस पहली बार अटेम्प्ट होगा, इससे पहले हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में ट्रेनें नई डिज़ाइन की लाते थे, तो चल गई तो बहुत अच्छा, और नहीं चली तो स्केपगोट कौन होगा। तो मुझे याद है मैंने कहा था कि भाई देखो, अप्रैल 17 की बात है ये, दिसंबर 18 में मैं रिटायर हो रहा हूँ, 21 महीने हमारे पास हैं, और अगर नहीं चली तो सारा ब्लेम मेरा है। अगर रिटायर्ड आदमी का ये क्या करेंगे, मुझे पता नहीं था एक्चुअली ये रिटायर्ड आदमी का भी बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर वो कहानी पे आएंगे हम। तो खैर जो कुछ लेकिन अगर बन गई तो सब आप सबकी क्रेडिट है। और ये जो डाउट मन में है ना, ये हटाओ। ये तो इकबाल का वो शेर आपने सुना ही होगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैंने कहा वो घुटनों के बल चलने वाले दिन तुम्हारे गए, अब सब हम घुड़सवार हैं एक साथ। तो उससे एक एक्साइटमेंट जनरेट हुआ वहाँ। उसके बाद एक चैलेंज आया कि बहुत सारा सामान, देखिए नई टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री से आता है, सब चीज़ आप नहीं बना सकते। इंडस्ट्री भारत की पहले के मुकाबले डेवलप हो गई है, सिर्फ क्रेडिट आईसीएफ का ही नहीं है, इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप हो गई है। तो उनमें भी ये हम गलत धारणा है कि इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करती है। उनमें भी ऐसे लोग हैं जो नया काम करने में उनकी रुचि है और दिल और दिमाग से काम करते हैं वो। फिर तो उन लोगों की मीटिंग्स की, हमने कहा भाई ये हमें बनानी है और बहुत जल्दी बनानी है, पर हमारी ड्राइंग बनते बनते 6-8 महीने लगेंगे। हम चाहते हैं आप लोग पे ऑर्डर हम डाल दें एक अंदाज के ऊपर। जो ये काम बड़ा अजीब है करने को कि भाई ये एक कंसेप्ट ड्राइंग है, इस पे ऑर्डर डाल रहे हैं, इसमें हो सकता है 5 रुपए ज़्यादा कमा लें या हो सकता है 5 रुपए आपका नुकसान हो जाए। रिस्क है, चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर कर लो तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा और हम लोग टाइम सेव कर लेंगे। तो बहुत से वेंडर्स तैयार हो गए। तो ये एक चैलेंज इस तरह निपटाया हमने, और इसका सारा श्रेय इंडस्ट्री के ऊपर जाता है क्योंकि उन्होंने भी रिस्क लिया। आखिरी चैलेंज एक जो बताना चाहूँगा वो यही था कि लोगों ने एक और बात कही कि साहब वर्ल्ड ओवर अगर आप कॉन्सेप्ट से इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, वैलिडेशन करके कोई ट्रेन का काम करते हैं, अगर कंप्लीट ट्रेन का, तो ये 36 से 42 महीने का काम है और सिस्टमैटिक ढंग से करने में इतना लगना चाहिए।
अगर आप किसी बड़ी कंपनी सीमेंस, बम्बार्डियर, अल्स्टम के पास जाएं तो वो यही कहेंगे। पर हम लोग ने कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं काम किया, सीधी बात है। और कोई हर बार यही करना, ये भी ठीक नहीं है। पर लोगों ने कहा हमारे कि साहब आप जब रिटायर हो गए तो इसकी ड्राइंग वाइंग बन के तैयार होंगी, बनना शायद ही शुरू हो पाए। और नए लीडर हमारे ये कह सकते हैं कि भाई ये सब झमेला क्यों मोल ले रखा है, आप 3,000 बनाते थे अब 3,500 बना रहे हो, 4,000 बनाओ और 500 बना दो, लेकिन ये चीज़ में क्यों फंसते हो? अगर नहीं चली तो दोष तो आएगा ना आपके ऊपर। मैंने कहा हाँ ये बात सही है। तो उसका इलाज एक ही नज़र आया मुझे। मैंने कहा भाई हम लोग हो सकता है अभी यूरोपियंस के और जापानियों के जो मेंटल लेवल हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए अभी, एक दिन पहुँचेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन हम लोग भारतीय लोग गधों की तरह तो काम कर सकते हैं दिन रात। तो दिन रात काम करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि ये मेरे रिटायर होने के पहले ट्रेन निकल जाए। तो ये डाउट किसी के मन में नहीं रहे कि ये ट्रेन बाद में बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अप्रैल 17 में हम लोग हैं, दिसंबर 18 से पहले बननी है, यानी कि 2018 में बननी है। तो एक काम करते हैं, आज से सबको याद रहे इसलिए ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रख देते हैं। तो ये फिर ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ट्रेन 18 दो तरह से ट्रेन 18 हुई। एक तो 2018 में निकली और ठीक 18 महीने में कंप्लीट हुई। अप्रैल 17 से अक्टूबर 18 में निकली। तो आप गिन लीजिए वो 18 महीने होते हैं। तो ये इसकी कहानी रही। और इस कहानी के पीछे दो चीज़ें हैं। एक तो टीम वर्क, और टीम वर्क भी एक कॉम्पिटेंट टीम का टीम वर्क। ये नहीं है कि टीम अच्छी है आपके पास, एक्साइटेड है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी भी थी, एक्साइटमेंट भी था। तो सबसे बड़ी सक्सेस का रीज़न तो मैं यही मानता हूँ कि टीम जो है बहुत अच्छी मिली मुझे, एंड दे रोज टू द ओकेजन। और बाकी लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम मेरा था, वो मैं और मेरे साथ के अफसरों ने किया। नहीं, वो जो आपकी बुक है माई जी ट्रेन 18 स्टोरी, मैं जी वो जी पढ़ रहा था, तो उसमें जो एक बात जो बार बार निकल के आ रही थी जी वो ये था कि जो लीडरशिप जो थी जी वो काफ़ी थी। और उसको पढ़ने के बाद आपको भी लीडरशिप एक स्टोरी है, वो एक लीडरशिप लेसन भी है जी उसमें। एक नहीं, बहुत सारे लेसन्स हैं ऐसे। जी। तो उसमें ये बताइए कि जब बना रहे थे, जब बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद भी तो चैलेंज तो वहीं पे शुरू होता है जी मेन जी तो। जी जी तो वहाँ पे क्या चैलेंज आया? टेक्निकल क्या इश्यूज थे, इंडस्ट्री के साथ क्या इश्यूज थे, जी और गवर्नमेंट के साथ क्या इशू थे? जी। तो देखिए गवर्नमेंट के साथ जो इशू थे वो तो सैंक्शन मिलने तक एक तरह से निपट गए। फिर मैंने एक और काम किया जो शायद आज की डेट में गलत माना जाए, पर मुझे मालूम था कि ये कैसे बनेगी। मैंने ये कहा था कि मुझे सैंक्शन मिल गया है, अब आईसीएफ के बाहर की सरकार की किसी भी एजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है मेरा। सरकार ने मुझे पावर दिया है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अनलिमिटेड पावर दिया है जीएम को, यूज नहीं करते लोग। एक प्राइवेट बड़ी कंपनी के सीईओ से ज़्यादा पावर दिया है। अगर जीएम आपके पास बजट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पावर अगर मुझे सरकार ने दिया है तो इसीलिए दिया है ना कि कोई काम करके दिखाइए आप। तो आज के बाद आईसीएफ में ही सब कुछ होगा। आपने आरडीएसओ का नाम सुना होगा। मैंने कहा जब बन जाएगी टेस्टिंग करानी तब आरडीएसओ के पास जाएंगे, उससे पहले हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अब वो गलत हो या सही हो, मुझे ये पता था कि अगर ये मैं नहीं करूँगा तो टांग खींचने वाले इतने हैं सरकार में कि ये काम आधा रुक जाएगा। तो सरकार की तरफ से चैलेंज आप समझिए कि सैंक्शन मिलने के बाद नहीं आया, ट्रेन बनने के बाद आया, उस पर बाद में आएंगे। मेन चैलेंज यही था जो इंडस्ट्री के साथ सप्लाईज टाइम से आए, और इतना टाइट हम लोगों ने उसको कर दिया था। टाइम से आए और टाइम से लगे, हर चीज़ को एक वक्त पे आना था। उसमें अगर कोई चीज़ एक हफ्ते या 10 दिन लेट होती है तो उसी चेन में सब कुछ लेट होता था। तो अब मैं डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन वो रोज़ का एक किस्सा हो गया था कि आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया। हमारे अफसर यहाँ तक मुझसे कहते थे कि आप रोज़ रोज़ आके क्यों पूछते हो। मैं तो उन लोग का एक तरह से मोराल बढ़ाने के लिए जाता था, लेकिन जब फिर खबर देते थे तो एक टेंशन भी होता था कि होगा कि नहीं। ये शॉप फ्लोर का अपना काम ऐसे ही चलता है। मैं ये कहूँगा कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीम वाले खोज लेते थे। रोज़ एक डिसअपॉइंटमेंट, फिर रोज़ एक अच्छी खबर, ये कई महीनों तक तो यही चला। और इंडस्ट्री की टाइमली सप्लाईज के बहुत से चैलेंज थे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
पर वो अल्टीमेटली एवरीथिंग वर्कड आउट। हम लोग का प्लान था अगस्त एंड तक निकालने का, तो 1-1.5 महीना 2 महीना डिले भी हुआ। मैं डिले नहीं मानूंगा उसको, होता ही है डिले, तो वो उतने तक ही रह गया, समेट लिया उसमें हम लोगों ने। तो ये रहा। इसमें मैं जब देख रहा था, पढ़ रहा था उस कहानी को, जी उसमें ये था कि 18 महीने में, 2 साल भी नहीं, जी 18 महीने में आपने कंसेप्ट से लेके जी वो एक्चुअल मतलब रन करने के लिए तैयार थी जी वो, 2 ट्रेन आपने बनाई, 2 रेक। जी और आपके जाने के बाद, जी उसके बाद मेरे ख्याल से 2019 में फरवरी या मार्च में वो सर्विस में आ गई। वंदे भारत एक्सप्रेस बन जी के चलने लग गई थी। जी अ, आज 2022 है, जी 2022, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बाद जी एक भी ट्रेन वापस, मतलब वो ट्रेन 18 नहीं का, बन रहा मतलब है। आपने कंसेप्ट जीरो से लेके जी उसको खड़ा कर गया, रन कर दिया 2 ट्रेन्स को 18 महीने में। और वो आज तक 3 साल के बाद भी एक भी दूसरी ट्रेन, उनको सिर्फ मैन्युफैक्चर करना था, रेप्लिकेट करना था, जी वो भी नहीं हो पाया। जी ये क्या कहानी है? जी तो देखिए, लोग कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। यानी जब कोई चीज़ सक्सीड कर जाए तो बहुत लोग क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो तो हुआ ही, वो उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक जेलसी बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, एक ईर्ष्या, एक जो रश्क है लोगों में वो, और प्लस बेईमान अफसर भी हैं। बेईमान ये कि अरे भाई छोटी मोटी बेईमानी कर लें, देश के लिए काम ठीक करो, अगर बेईमानी कर रहे हो थोड़ा बहुत तो चलो, लेकिन आप ऐसी बेईमानी करो कि देश का नुकसान भी उसमें हो और आप अपनी पॉकेट जो है वो भरो, ये सब प्रॉब्लम है। अब मैं बहुत क्या उसके बारे में बताऊं, मैं इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आपकी बात सही है कि अभी तक अगर हम 3 साल मान लें तो 3 साल में एक आराम से 12 हर साल के हिसाब से 36 गाड़ियां तो आराम से चल रही होती। हम्म तो शक्ल भारतीय रेलवे की कहाँ होती है आप समझ सकते हैं। खैर वो नहीं हुआ, तो ये तमाम रीजन थे। अच्छी बात यह है कि जो प्रेजेंट मंत्री हैं, इन्होंने ज्वाइन करते ही ये बात कही, यही जो मैं कह रहा हूं इन्होंने कही, कि एक अच्छी चीज बनी और तुम लोगों ने खुद मार दिया उसको। तो एक मैसेज चली गई कि अब वो सब नहीं चलेगा। और उसके बाद से तेजी से काम चल रहा है, ऐसा सुना है मैंने। और अब वो खैर देखिए, सरकार थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अनाउंसमेंट करती है कि मार्च में निकाल देंगे 2, और क्या वो तमाम बातें हैं। वो शायद इसलिए भी है कि टारगेट टफ 2 तो कुछ होगा, उसमें भी नहीं जाऊंगा मैं। जो मेरी समझ में आया है कि अगले महीने भी शायद मुश्किल है। अगला महीना मतलब मई एंड तक, मई जून में 2 गाड़ियां निकल जाएंगी, उनकी टेस्टिंग होगी फिर से। कुछ चेंजेस कर दिए हैं इन लोगों ने, छोटे मोटे डेकोरेटिव चेंजेस हैं। जो चेंज मैंने ब्लॉग भी लिखा था, जो चेंज मैं समझता हूँ करने चाहिए, क्योंकि हमने कोई परफेक्ट चीज़ तो नहीं बना दी थी। उस पर कितना काम हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चेंजेस आरडीएसओ वगैरह ने ज़बरदस्ती ट्रेन को रोकने के लिए कर दिए, जिससे ये सब ना होगा, होगा बांस ना बजेगी बांसुरी टाइप के चेंजेस हैं डेकोरेटिव। उससे एक पैसेंजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये कहिए कि ट्रेन का एक्सेलरेशन मैंने बढ़ा दिया, उस एक्सेलरेशन बढ़ाने से दिल्ली से बनारस के बीच में 3 या 4 मिनट का फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे सारे इक्विपमेंट बदल गए, आपको टेस्ट करना पड़ेगा फिर से। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान किया उन्होंने। लेकिन अब वो सब हो चुका था, वो अब इन मंत्री के हाथ से निकल चुका था, ये सब ये लोग कर चुके थे। तो इन्होंने इस पर ही स्ट्रेस किया कि यही बनाओ। तो मई जून में 2 निकल के टेस्ट होके 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी का हाथ है। उसके बाद से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हर महीने 3-4 बनाने की क्षमता आ सकती है। उस पर हम बात करेंगे कि बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ था बहुत एम्बिशियस 400 ट्रेन का। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे ट्रेन 18 को बनाने में, आपकी जो टीम में जो चीफ इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर शुभ्रांशु जी, जी, और उनके साथ क्या क्या हुआ, वो मेरे लिए बहुत
बड़ी बात थी, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था इतनी बड़ी सक्सेस थी वो ट्रेन की स्टोरी, जी और लास्ट में देखने की कितना हरेसमेंट हुआ है जी ऑफिसर्स का, जिन्होंने ये चीज़ इतनी बढ़िया चीज़ बनाई देश के लिए। जी जी जी। आ, आपने पूछा है तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, वरना मुझे देखिए, मेरा तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब मुझे पता था, शेक्सपियर ने सिखा रखा था मुझे कि देयर इज नो लेगेसी एज रिच एज ऑनेस्टी, राइट? एंड इफ यू आर वर्चुअस यू विल बी बोल्ड, whereas if you are guilty you will be suspicious. तो ये तो मुझे पता था कि ये इंक्वायरी वगैरह करके अल्टीमेटली ये कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि गलत कुछ किया ही नहीं था हम लोगों ने। कहीं ना कोई इसको देख ही लेगा कि गलत नहीं है, एक पार्ट। और मैं रिटायर्ड भी था, अपना जो कुछ कर रहा था वो कर रहा था, टेंशन थोड़ा था, लेकिन पर जो सर्विस में थे उनका तो डायरेक्ट लॉस हो गया। प्रमोशन उनका रुक गया, दो अफसरों का, और इन्होंने सारे केस तो विड्रॉ कर लिए, अच्छी बात है, इन मंत्री के आने के बाद जल्दी से हो गया ये। पर जिन अफसरों का नुकसान हो गया, देखिए वो कितना खराब एग्जाम्पल है बाकी ऑफिसर्स के लिए कि कोई नया काम करने जाओगे तो ये होगा। और उनके करियर के लिए कितना बड़ा लॉस है कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया वो अब आगे क्या करेंगे। जी, तो ये अभी तक इसका इन मंत्री की पॉजिटिविटी के बाद सॉल्यूशन आया नहीं। इसीलिए मैंने कहा, आपने पूछा है तो मैं बोलूँगा ज़रूर। मुझे हमेशा ये भी डर लगता है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो उनका और नुकसान ना हो जाए, लेकिन अब नुकसान उनका एक तरह से हो ही गया है, और अभी भी वक्त है कि आप उनको कोई एप्रिसिएशन या अवार्ड ना दो। कम से कम जो उनका जो एक वाजिब उनका क्लेम है अपनी सर्विस में, जो उनको बनना था, अगर ये काम नहीं करते तो आज बन गए होते, वो तो उनको दे दो। तो मेरी तो हमेशा हर प्रोग्राम में ये गुजारिश रहती है, जो भी सुन रहा हो, पावर्स दैट बी, कि भाई शुभ्रांशु हुए उसी, शुभ्रांशु का आपने नाम ले लिया तो मैंने ले लिया, उनको भी पता है कि इनकी बातें कर रहा हूँ मैं। उनके मोराल के लिए पूरे काडर बहुत ज़रूरी है कि उनको रिवाइव किया जाए और एक एग्जाम्पल दिखाया जाए कि देखो भाई, इन्होंने काम किया था, इनके साथ गलत हुआ और इस गलत को आज हमने सही किया। वो अभी पूरा नहीं हुआ है, होना चाहिए। और अभी तो चीफ विजिलेंस कमीशन ने भी उनको ऑल जी चार्जेस, जी, जो भी चार्जेस थे उससे वो कर दिया, एब्जोल्व कर दिया है। जी जी, वो मैं भी था उसमें। मैं और सारे टीम, जो मेन आदमी थे, सबके ऊपर कुछ ना क्या कुछ उनका था। आरोप क्या था? बड़े हास्यास्पद आरोप थे उनके। कहीं वो लिखेंगे कि आपने इस कंपनी को क्यों ऑर्डर दे दिया, कंपनी ए को क्यों दे दिया, फिर कहेंगे आपने कंपनी 2 को क्यों दे दिया, ए को क्यों नहीं दिया। और आप उसको पढ़ेंगे तो वो एक क्या कहा जाए, एक ये बिना बात का हमारी बतंगड़। रिप्लाई देखे एक बस देना है, वैसे थे, कुछ उसमें था भी नहीं। सीवीसी को मैंने मैसेज पहुंचवाई थी, सीवीसी से मिलना तो संभव नहीं था, ठीक भी नहीं था, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बस एक काबिल अफसर लगाइए जो पढ़ ले एक बार, और एक बार पढ़ लेगा रिप्लाईज तो वो किसी हालत में नहीं मानेगा इनकी बातें कि इनको चार्जशीट दी जाए, और ये, और वही हुआ। तो अब वो चार्ज बनाने का तो क्या है, आप अगर आप मन बना के चले हैं कि इन लोगों को अच्छा काम करने के लिए बुरा सबक सिखाना है तो वो कर ही सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस नेगेटिविटी को भूल के अपना पॉजिटिव बातें ही करूं, और हो कई कुछ हद तक कर ही रहा हूं। बट ये वाला जो आपने मुद्दा उठाया, शुभ्रांशु और अफसरों का जो सफ़र कर रहे हैं, मेंटल टेंशन तो मेरे भी था, उनको भी था वो, लेकिन जो एक्चुअल सफ़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर प्रोग्रेशन, वो नहीं होना चाहिए, और वो अभी भी वक्त है कि उसको ठीक कर लें। और ये तो मैं पढ़ रहा था वो हिंदू का आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ था कि वो तो जनरल मैनेजर बनने वाले थे, शुभ्रांशु जी। जी जी, वो जनरल मैनेजर ही नहीं, वो उनकी बहुत अच्छी चांस थी कि वो मेंबर या चेयरमैन बनते। मैं तो कहता हूँ अभी भी बन सकते हैं, अगर आप एक बार केस देख के उसको रिवाइव करिए। एक काम करने वाले आदमी के साथ क्यों ऐसा कर रखा ये है। तो वही हो गया ना कि भाई जो काम कर रहे हैं उसको पनिश कर दो, जी, और अगर काम नहीं कर रहे होते आज तक आराम से बैठे बड़ा होते तो आज तो बड़े कोई पूछने वाला नहीं है। वो सरकार, आखिर क्या टैलेंट है हमारे देश में, और सरकार में चुनते तो आप बड़े तेज लोगों को ही हैं, तो काम क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? क्योंकि काम करने में
आप लकी हैं कि आप काम करने हैं में आपको कोई नुकसान ना हो, काम नहीं करने में आपका नुकसान नहीं होगा, ये पक्का है। तो अब इस कल्चर में इसको जितना सुधारा जाए, जितनी जल्दी सुधारा जाए उतना अच्छा होगा। हाँ, तो काम सही बात नहीं है। करने पे जब कोई दिक्कत नहीं जब है। आप लोगों के साथ इतना कुछ हुआ जी तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि 3 साल 4 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये तो समझने वाली बात है जी ना, कि कोई क्यों बनाएगा जब आप लोगों के साथ ये सब हो रहा है, जिन्होंने बनाया, अब वो क्यों उसको छेड़ेंगे? जी उनको जेल में थोड़ी जाना है, उनको कोई केस थोड़ी करवाने हैं अपने ऊपर। जी। लेकिन मैं फिर भी यही बोलता हूँ, आपकी बात सही है एकदम, उसमें नहीं मानने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आई एम ग्रेटफुल। कितने आदमियों को ऐसा मौका मिल रहा है ये काम करके दिखाने का, बहुत काबिल लोग हैं जो कर देंगे, मौका तो हमें ही मिला है ना। हम्म। तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और उसी वजह वजह से जो मैं अभी भी पॉजिटिव बात इसीलिए करना चाहता हूँ कि भाई बहुत कुछ हो सकता है इस देश में। तो नेगेटिव बात आप लोग सामने लाते हैं, वो भी ज़रूरी है, तो हो जाती है, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ चला जाए कि भाई बहुत कुछ अभी भी हो सकता है, ये मान के कि बहुत से लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, उनको एक सही मैसेज जाए, ये कोशिश रहती है। मेरे मेरे हिसाब से भाई ये तो केवल एक ट्रेन थी ना, आप रियली देखिए तो ट्रेन में ऐसी क्या ख़ास बात है, तो क्यों इतना प्यार मिला? आज आप क्यों मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम लोग बड़े मोहब्बत से ट्रेन की बात करते हैं, ये इनको लगा कि ये अपने देश की कोई चीज़ है, ये मतलब ये भारतीय चीज़ है। तो ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट पॉसिबल हैं सरकार में और सरकार के बाहर। केवल वही आपने जो पहले कहा, लीडरशिप, एम्पैथी के साथ, कमिटमेंट के साथ एक लीडरशिप आ जाए तो क्या क्या नहीं हो सकता यहाँ। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो आत्मनिर्भरता की जो बात होती है उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जी एक तो आप बचा रहे हैं पैसे देश के, कि जी आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। एक जी आप वर्ल्ड क्लास सर्विस दे रहे हैं, जी जो कि मंत्री जी ने भी बोला अभी जी कुछ दिन जी पहले कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन है ये। जी उसके बाद आपके पास इतना पोटेंशियल है क्योंकि ये आपकी टेक्नोलॉजी है, जी सब कुछ घर का है। जी आप अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, किसी देश को बेचेंगे, तो आपके पास पैसा आएगा जी इसको एक्सपोर्ट करके। जी तो जी मतलब इतना इमेंस पोटेंशियल है इस बिल्कुल प्रोजेक्ट का। बिल्कुल इन फ्यूचर लाइक 20 30 40 साल इसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हैं। जी। तो तो वही हो गया ना, इसमें पैसे भी आएंगे, गैरत पहले तो बच आपको, रहे हैं पैसे, हाँ बच रहे लोगों हैं, को सुविधा मिल फिर रही है। गैरत। अब एक बहुत बड़ी बात है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और गैरत की, कि भाई हम भी ऐसा काम कर कर सकते हैं। सकते हैं। और फिर पैसे भी आप बचाए पहले आपने, फिर कमा भी सकते हैं, बिल्कुल। और जनता को भी अच्छा लगता है। तो बात यही और बात थी। ट्रेनों से काफ़ी मतलब कॉस्टली इन द सेंस कि ये काफ़ी अच्छा रिकवर कर रही है अपनी कॉस्ट्स को। इट्स प्रॉफिटेबल। हाँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक इसकी पैट्रनेज, पहले तो शुरू मैंने कहा ये भरी रहती है क्योंकि नॉवेल्टी है लोगों को, लेकिन नॉवेल्टी के लिए इतने दिन नहीं, 3 साल हो गए, बीच में कुछ दिन बंद थी ज़रूर, लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गए। तो इसकी ऑक्यूपेंसी जो है, सुना है जो मैंने, फिगर जो आते रहते हैं, 95 से 105% के बीच में। 105 का मतलब हुआ कि उसी सीट पे आप कोई कानपुर तक गया, फिर कानपुर से कोई बनारस तक गया। आई थिंक इस तरह से उसको शायद 100% से ऊपर काउंट करते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन इसकी नियर 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है। तो इट इज़ अर्निंग मनी फॉर रेलवेज। लोग पैसा देने को तैयार हैं, इसका मतलब सरकार सर्विस उतनी नहीं देती जो हायर एंड लोगों को, जो तैयार हैं पैसे देने के, उनको सर्विस दे तो लोग पैसे देंगे। पर आप सर्विस उससे मैचिंग नहीं देते हो, इसलिए AC 3 टियर अभी प्रॉफिटेबल है और AC चेयर का, बाकी AC फर्स्ट AC सेकंड भी नुकसान की सर्विस है। आपको ताज्जुब होगा, AC फर्स्ट भी। तो इन अ वे आप इतने हायर एंड क्लास को भी सब्सिडाइज कर रहे हो। क्यों? अगर नहीं चलना चाहते लोग उस फेयर पे, फ्लाइट में जाना चाहते हैं तो जाएं, नुकसान क्यों उठाते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, AC 3 में कर दो। हाँ, अगर हमको अमीर लोगों को सब्सिडाइज करने की क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा सर, ये बताइए, एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बार जब दिवाली थी शायद उस टाइम पे, जी मैंने देखा कि ट्रेन तो खाली चल रही हैं, जी लेकिन IRCTC पे जब हम बुक करते हैं तो वो भरा रहता था। ये 2 3 साल पहले की बात है, मुझे पता नहीं क्या अच्छा स्टेटस है।
तो ये मैंने सुना था कि बुक कर लेते थे एजेंट्स उसको। ये देखिए, जब मैं डीआरएम था उस समय ये काफ़ी होता था। हम लोगों ने कोशिश भी की थी इसको काफ़ी रोकने की। पूरा सफल तो नहीं हुए थे हम लोग, हम्म। कोशिश ज़रूर की थी। आजकल ये कम हो गया, ऐसा सुना है मैंने, तो मैं एकदम लेटेस्ट नहीं बता सकता टच में, लेकिन ये एक बहुत होता था कि लोग बुक कर लेते थे, स्पेशली फेस्टिवल टाइम में, तमाम तरह के लोगों को ला के लाइन में खड़ा करके, और तड़े जो भी हथकंडे हों, और फिर उसको निकालते थे फेस्टिवल के टाइम में। तो कभी कभी नहीं निकल पाता हो तो उनको नुकसान हो जाता होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं हो सकता। ब्लॉक कर लेते होंगे ऑनलाइन भी। जी जी जी, बिल्कुल। इसमें जैसे अभी बजट में 400 ट्रेन का जी कॉन्सेप्ट आया है कि भाई हम 400 ट्रेन बनाएंगे 3 साल में। जी तो पिछले 3 साल में एक भी नहीं बनी, अगले 3 साल में 400 बनेंगी। ये कैसे होगा, ये बताइए, क्या संभव जी, है या? मैंने भी इसको बहुत सोचा। हम्म। मैंने कहा कि भाई, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पार्लियामेंट में बोल रही हैं कि अगले 3 साल में 400 बनेंगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या क्या चक्कर है? तो मैं उस तनकीद, इसका क्रिटिसिज्म करने से पहले ये बताऊं, मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि एक इंटेंशन सरकार अपना दिखा रही है, और हाईएस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, तो वो सबके माइंड में एक इंटेंशन क्लेरिफाई कर दे रहा है कि अब ये होना है। 3 साल में नहीं हो सकता, कुछ भी कर लें ये नहीं हो सकता, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि ये 400 बनेंगी। अब उन्होंने कह दी, अब ये 5 साल लगें या 6 साल लगें, ये अब बनेंगी। उस पर मैंने फिर ये भी लिखा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये हम इस बात में क्यों जाएं कि 3 साल में नहीं बन सकती, और नहीं बन सकती, मैं तो कह रहा हूँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं कहता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे बननी चाहिए और जल्दी से जल्दी कैसे बन सकती है, इस पर मैंने कहा भी था कि आप 1/3 रेलवे फैक्ट्रीज में बनाइए, 1/3 आप प्राइवेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट लाइए, वो जो प्राइवेट बिल्डर्स के पास कैपेसिटी है वहाँ से बना लें 1/3, और 1/3 आप एल्यूमिनियम ट्रेन सेट का टेंडर करके वो ले आए, जो हम लोगों ने कोशिश किया था, हो नहीं पाया था, और आईसीएफ में ही बनाइए इन कोलैबोरेशन। ये इस तरह के फॉर्मूले लेके आप 5 से 6 साल में 400 बना सकते हैं, अच्छे से काम करें तो। ये मैंने ये व्यू दिया था। नहीं बन सकती, वो तो 3 साल में नहीं बन नहीं, सकती। नहीं नहीं बन नहीं सकती, किसी हालत में नहीं बन सकती। अगर बन जाए तो फिर मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ साबित होऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बन सकती। मैंने जो सुना है कि ये जो मैंने कहा था कि 1/3 आईसीएफ में, मतलब ये आईसीएफ और बाकी 2 यूनिट मिला के 3 बड़ी फैक्ट्रीज हैं रेलवे की। अगले 3 साल में, अब कल से 1 अप्रैल से मेरे ख्याल से 3 साल का मीटर शुरू हो जाएगा। ये 1 महीना तो ये आप समझिए, 1-2 महीना वो एक ग्रेस मिल गया, तो ये आप कोई 125 125 करीब बना सकते हैं। 125 से 125 से 150। बाकी चूंकि नहीं बना सकते, इसलिए शायद एक कंप्लीट ट्रेन का टेंडर करने का रेलवे बोर्ड सोच रहा है, ऐसा सुन रहा हूं मैं। यानी कि टेंडर करके कंप्लीट ट्रेन आप लाएंगे, वो भी ठीक है, कर लीजिए, लेकिन अब वो डिज़ाइन क्या विदेशी होगी और बनेगी यहाँ पे, शुरू में वहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी। क्या मॉडल पे रेलवे बोर्ड करने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात है। पर अगर वो करेंगे और विदेशी डिज़ाइन अलाउ करेंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो फिर उसका दाम बढ़ना ही है। अगर ये आज की डेट में अब बढ़ के 105 110 करोड़ की हो गई हो, पर वो आपको 140 करोड़ 150 करोड़ से कम में नहीं मिलेगी, तो क्यों ऐसा करें? आपकी 400 आपको चाहिए तो 3 साल में ही हो जाए, क्यों ज़रूरी है? आप धीरे धीरे बना लीजिए। अभी आपके पास कहाँ चलाओगे ये बहुत क्लैरिटी नहीं है। जैसा आपने कहा, लोग पे कर रहे हैं, लेकिन हर लाइन पे आप लगा दोगे तो नहीं पे करेंगे लोग। जहाँ ज़रूरत है वहीं करेंगे, तो थोड़ा और स्लो जाते हैं आप, तो कोई बुराई नहीं थी। तो अब देखिए क्या करता है रेलवे बोर्ड। लेकिन आपके सवाल का 100 बात की एक बात, कि ये 3 साल में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इंपोर्ट ही कर लें सारा, इंपोर्ट भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपको बताया ना मैंने, 36 महीने लगते हैं। तो आज आप इंपोर्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अगर बहुत तेज़ी से काम करोगे, 4 महीने में ऑर्डर भी दे दोगे, तो वो भी बहुत तेज़ी से काम करेगा,
तो 32 महीने लेगा पहली ट्रेन देने में, तो 36 महीने में पहली आएगी। 400 ट्रेन में अगर आप 200 का ऑर्डर कर रहे हो, 200 आते आते 3 साल और लगेंगे, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन अच्छा, ये चलिए, जैसे इंटेंशन सही है। रेप्लिकेशन ही तो है ये, मतलब अभी तो जी जैसे आईसीएफ में बहुत हजारों कोचेस बनते हैं, राइट? जी जी जी। तो उनको थोड़ा सा कम करके फिर बना नहीं सकते ज्यादा, या उस नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैं 125 से 150 कह रहा हूँ, तो वो कोई कम नंबर नहीं है। वो एक तो मेरा ये मानना है कि आईसीएफ में ही बननी चाहिए मेनली, बाकी दोनों को धीरे धीरे सीखने दीजिए, वक्त लगेगा, ये जल्दीबाजी में ठीक नहीं रहता ये सब। तो इसलिए मैंने उनके नाम पे 5-10 ही रखी हैं, 2 एमसीएफ और आरसीएफ है। आईसीएफ में आप, मैंने कहा कि 3 साल में 120 130 सिर्फ आईसीएफ, मैंने 40 हर साल की, यानी 3 हर महीने, 3 से 4 हर महीने। तो ये 3 से 4 हर महीने बनाने के लिए भी काम करना पड़ेगा वहाँ, दूसरी कोचेस कम करके और तरह तरह मेजर्स लेके। लेकिन इसको इससे ज़्यादा और बढ़ाएंगे तो वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, वो बात नहीं रहेगी। और मेरे हिसाब से मैं ये भी कहूँगा कि धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस करिएगा, पॉपुलैरिटी होगी, लोग यूज़ करेंगे। एक साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रेन चलाएंगे और घाटे में चलने लगी तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका। केवल ट्रेनों की सुंदरता और स्पीड बढ़ा देने से फ़ायदा नहीं है, आपको वो पैसेंजर्स उन ट्रेन को यूज़ करेगा कि नहीं, ये भी तो देखना होगा। मार्केट भी देखना है। मार्केट तो धीरे धीरे आएगी मार्केट। वो रेलवे में कॉन्फिडेंस धीरे आएगा कि ये भी टाइम से चलती है, टाइम से पहुंचाएगी, स्पीडियर है। लेकिन अभी तो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से पैसेंजर्स तो हमारी मजबूरी में ही है ना, उनके पास और ऑप्शन नहीं है कोई। अच्छा, एक बात जो बहुत ही हास्यास्पद है जी वो ये कि ट्रेन तो 400 बना रहे हैं जी लेकिन, और वो 180-200 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती हैं। जी। नहीं, अभी तो 160 तक, 160? क्योंकि हमारा 160 का ही बड़ा लिमिटेड सा ट्रैक है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रेन तो चल रही है 160 पे, चल सकती है, टेस्टिंग में चलती ट्रैक है है नहीं। लेकिन ट्रैक्स कहाँ हैं? हाँ, नहीं है देश में एक भी ट्रैक नहीं है, या 2 जी। ट्रैक है, शायद 2 ट्रैक हैं बस छोटे। वो दिल्ली से भोपाल के बीच में एक छोटा सा स्ट्रेच है, थोड़ा बहुत कोंकण रेलवे को भी कहते हैं लोग, 160 पे चली नहीं है वहाँ। तो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बॉम्बे 160 करने का प्रोजेक्ट हमारे हाथ में, रेलवे के हाथ में बहुत सालों से है। वो बीच बीच में आपको अलग अलग डेट मिलेंगी, कोई कहेगा 2017 से शुरू हुआ, कोई कहा, मैं तो ये 15 साल से सुन रहा हूँ। लेकिन अभी उसकी कब तक हो जाएगा वो भी कोई क्लियर डेट नहीं आती सामने। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर, ये मंत्री ने भी कहा है शायद, कि 2 से 2.5 साल में ये हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ। दिल्ली मुंबई वाला, या दिल्ली हावड़ा, दोनों मैं मान के चल रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये चाहे तो कभी ना बनाए। तो आप, इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है 130 से 160 की स्पीड में। तो 160 वाले ये हो गए, 130 वाले भी ये समझिए डायगोनल रूट्स ही हैं जो 130 पे हैं ज़्यादातर। जैसे दिल्ली हावड़ा भी 130 पे है, गया के थ्रू, पटना के थ्रू वो भी नहीं है 130 पे। वहीं पे आप चलाएंगे रियली। बाकी अब आपके सारे ट्रैक 110 वाले हैं, वहाँ हम ये ट्रेन ले जाएंगे तो थोड़ा वेस्ट है वो मेरे हिसाब से। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर चीज़ें हर एक साथ चलें, सिर्फ ट्रेन बना लेने से तो नहीं होगा, ट्रैक बनाना पड़ेगा। हालांकि ट्रैक बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा है, ट्रेन से ज़्यादा। अच्छा। हाँ, ट्रैक में काफ़ी काम करना होगा, फेंसिंग करनी पड़ेगी और भी जो काम है ट्रैक के इम्प्रूवमेंट के। लेकिन अब ये बात तो इतने सालों से हो रही है, अब तो वक्त आ रहा है कि कम से कम एक सेक्शन तो पूरा कर लें आप 160 का। अब मैं सुना है कि ये 200 की भी बात कर रहे हैं, इस जो नई बनाएंगे, और 100, ये तो बड़ी हवाई बात हो जाती है। आप उसको टेस्ट ही नहीं कर सकते, आपके पास 200 का एक भी ट्रैक नहीं है। तो जो चीज़ टेस्टिंग के लिए भी नहीं है, टेस्टिंग के लिए भी नहीं है, तो क्यों ऐसी बातें करते हैं हम लोग? या तो कोई रोड मैप बनाइए हर चीज़ का कि ट्रैक यहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा, इतने दिन में ये बनेगा, इसके बाद कोच आएंगी। हम फ्यूचर रेडी रहना चाहते हैं कि जब तक ट्रैक तैयार हो हमारे पास ट्रेन हो, समझ में आता है। पर आप एक वेग सा अनाउंसमेंट कर दीजिए कि 180 की बना देंगे, 200 की बना देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। जी। तो ये जो बहुत बातें होती हैं कि बुलेट ट्रेन की, जी, अभी तो स्टक है वो जी, प्रोजेक्ट पूरा का पूरा।
लेकिन एक बात होती है कि भाई बुलेट ट्रेन छोड़ो, सेमी हाई स्पीड ट्रेन 200 किलोमीटर जो है ना, कोस्ट एफिशिएंसी के लिए वो जी बेस्ट है हमारे देश के लिए। जी अगर आप बुलेट ट्रेन बनाओगे तो कभी भी वो कोस्ट रिकवर होगी नहीं। जी आप वो ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई अच्छे बिजनेस पैसेंजर्स जी काफ़ी जा जी सकते हैं, जी तो उसके लिए ठीक है। जी लेकिन अगर लंबे रूट के लिए चलना है, लोग मासिस के लिए बनाना है, जी तो वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये कितना सही नहीं है कि हमको फोकस जो है वो 200 जी किलोमीटर पे ज़्यादा करना चाहिए, या कि 500 400 किलोमीटर पे जी जी सोचने की बजाय? आप सही कह रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। दुनिया का कोई भी एडवांस्ड और इवन मिडिल लेवल इनकम कंट्री कुछ हैं उन ऐसी नहीं है अब जिसके पास अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के जिनके पास हाई स्पीड ट्रेन नहीं हो। अमेरिका में भी ईस्ट कोस्ट में ट्रेन 230 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। हमारे यहाँ 160 की एक ही ट्रेन है, 2 ट्रेन है। तो मैं ये मानूंगा कि जब हर देश में है, तो मैं ये नहीं मानता कि इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कहूँगा कि ये ना है ज़रूरत कि नहीं, मुझे पता नहीं है। आप हर तरह की रिपोर्ट बना सकते हो कि ज़रूरत है और नहीं भी है। तो आप इतनी बड़ी कंट्री हो और आप करंट टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, 1 या 2 जगह ज़रूर बना लो आप, फिर इसको बहुत सिंसियरली देखो कि हमारे मतलब का है कि नहीं। तो आप दिल्ली मुंबई अहमदाबाद, मैं आई सपोर्ट दैट। एक और भी मैं कहूँगा कि आई सपोर्ट दैट, बट नॉट बियॉन्ड दैट। ये अभी बात सारे क्वाड्रिलेटरल ये वो तमाम किए जा रहे हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है। एक और कोई सेक्शन आप चूज कर लीजिए। दिल्ली से वाराणसी चाहिए, ओके, दिल्ली से वाराणसी कर लीजिए। दिल्ली अमृतसर चाहिए, कोई, या चेन्नई बैंगलोर, कोई भी लेके एक और बनाइए। और प्रेफरेबली जापानीज के साथ मत बनाइए, क्योंकि एक जापानीज के साथ बन रहा है। और फिर उसको क्रिटिकली देखिए कि ये हमारे लायक चीज़ है कि नहीं, बस। और बाकी जो आपने कहा, अपने ट्रैक को कहाँ तक आप ले जा सकते हो, 200 तक ले जाने की पॉसिबिलिटी है इसी ट्रैक को, उसके ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं अभी। तो अभी आप 160 पे स्ट्रगल कर रहे हो, आप 200 का भी एक फर्म प्लान बनाओ, और बहुत कम खर्चे, कंपैरेटिवली बहुत कम खर्चे में संभव हो सकता है, तो उस पर काम होना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग रन में पूरी इतनी ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन का इन्वेस्टमेंट लाना पॉसिबल नहीं होगा, और ज़्यादा चांस है कि बनाने में तो खर्च होगा ही आपका, सिर्फ आपके पास रिसोर्सेज नहीं है जिससे हो, तो सरकार का पैसा लगेगा लोन लेके, अदरवाइज चलाने में भी आपको शायद लॉस में ही चलती रहे, मतलब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी नहीं आ पाओगे। तो आपके ऊपर एक ड्रेन सा हो सकता है, जो आपने कहा, क्योंकि जो इतनी महंगी ट्रेन है या जी, इतने फंक्शनल्स, उसमें काफ़ी ऑपरेशनल हाँ कॉस्ट बढ़ हाँ जाती है, जी, बिल्कुल बढ़ेगी। मेंटेनेंस वगैरह। मेंटेनेंस वगैरह सब ज़्यादा होगा, और उतनी आपको क्लाइंटेल शायद ना मिले, तो वो टाइम बताएगा, लेकिन इसकी पूरा अंदेशा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 से ज़्यादा मत बनाइए। लेकिन इतनी बड़ी हम कंट्री हैं, हमारे पास हाई स्पीड ट्रेन ना हो, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा डिबेट अभी मत करिए, 2 बना लीजिए, फिर डिबेट करिएगा। डिबेट ज़रूरी है, अभी नहीं, बनने के बाद। और वो जो दूसरा पॉइंट है आपका, आई फुली एग्री, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफलाइन है देश की, और आप उस टाइप के फेयर चार्ज कर नहीं पाओगे जो हाई स्पीड में नेचुरली आएंगे। तो अच्छा होगा ये कि बहुत मिशन मोड में अपने अपने ट्रैक की रफ्तार बढ़ाई जाए। और जी, इसमें एल्यूमिनियम जो ट्रेन बनाने का, कोचेस बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जी आइडिया आया जी है, जी ये कितना डिफरेंट है, कितना चैलेंजिंग है कि वंदे जी भारत में एल्यूमिनियम जी कोचेस जी हों, जी और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी। तो जब हम लोग वंदे भारत बनाने लगे थे, साथ साथ में हम लोग ने ये सोचा कि एल्यूमिनियम के फ़ायदे देखिए 2-3 हैं बड़े। एक तो लाइट वेट हो जाती है ट्रेन, तो आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि आप उसमें उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, हालांकि वो जगह पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी तो हो ही जाती है, बिकॉज लाइट वेट है, ड्यूरेबल भी है, और एस्थेटिकली भी बेटर रहता है। ये सब कुछ फ़ायदे हैं। स्पीड भी ज़्यादा होती है। चूंकि लाइटर है, इसलिए कम एनर्जी में आप स्पीड ज़्यादा ले सकते हैं। यस। अब हम लोग के पास जो इसमें एल्यूमिनियम बॉडी बनाने के लिए एक्सट्रूजन्स लगते हैं, वो अभी कंट्री में कैपेबिलिटी, एल्यूमिनियम बहुत है कंट्री में, लेकिन वो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसकी वेयरविदॉल अभी कंट्री में नहीं था उस वक्त। तो हम लोग ने एक ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया था ट्रेन 20 के नाम से, कि हम किसी एक
बिल्डर को, रिप्यूटेड बिल्डर को एंगेज करेंगे, 1-2 ट्रेन वहाँ बनाएगा, वो फिर आके आईसीएफ में ही बनाएगा और आईसीएफ के स्टाफ के साथ बनाएगा, और डिज़ाइन जो करेगा वो भी आईसीएफ के स्टाफ के साथ करेगा। कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मानता मैं इसको मानूंगा जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसकी ओनरशिप आधी मेरे पास है, आधी उसके पास है। और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, अगर 15 गाड़ियों का है, 15 ट्रेन बनते बनते, तो पूरा का पूरा आईसीएफ टेक ओवर कर लेगा। और फर्दर अगर डिज़ाइन बनानी हो तो उसकी भी कैपेबिलिटी आ जाएगी, वो भी बना सकेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने फ्लोट किया था, उसमें भी हाई स्पीड ट्रेन की तरह मैं फॉर्मली ये नहीं कह सकता कि एल्युमिनियम इज गुड फॉर द कंट्री। आई विल लाइक टू से कि हम इतनी बड़ी कंट्री हैं कि हम 15-20 ऐसी ट्रेन लाएं, चलाएं, और उसके बाद सिंसियरली डिबेट करें। अगर हमें लगा नहीं स्टेनलेस स्टील ही बेटर था, इसमें खर्चा ज़्यादा है, वो रिटर्न नहीं है, तो और मत बनाइए आप। बट आप अपनी साइज के हिसाब से ये अफोर्ड कर सकते हैं कि उस टेक्नोलॉजी में भी कुछ महारत हासिल कर लीजिए आप। और चलेगी तो है ही अच्छी, उतनी प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं, या उतनी रेम्यूनरेटिव होगी कि नहीं, ये देखना है। तो ये इरादा था, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद से बंद ही है। अब ये 200 जो ये सुन रहे हैं जो करने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे, स्टेनलेस स्टील करेंगे, एल्युमिनियम करेंगे, मुझे बहुत लेटेस्ट खबर है नहीं उसकी। इसमें दो बातें आती हैं कि जो ट्रेन 18 वंदे भारत है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी 400 बनने वाली हैं, तो भाई अब वैसी तो नहीं बनाने चाहिए, नहीं, बिल्कुल सही और आपने सिर्फ जो आपने बोला आरडीएसओ जो मॉडिफिकेशन कर रहा है उससे वो तो भी यूजलेस है। नहीं है। तो अच्छी मॉडिफिकेशन, छोटी चीजें थी बस, अच्छी मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती है? छोटी चीजें थी। पैसेंजर को इससे मतलब नहीं है कि नीचे क्या इक्विपमेंट लगा है, वो आप रेलवे को देखना है कि वो रिलायबिलिटी हो। तो उसमें एक ट्रैक्शन मोटर में हल्का सा प्रॉब्लम था, चूंकि नॉर्मली मोटर में हवा फोर्स की जाती है, इसमें सेल्फ कूल्ड है, तो उसकी वजह से वो कुछ ऐसा था कि उसमें डस्ट बहुत जा रही थी। तो बीच बीच में कभी कभी मोटर खोल के उसको साफ करना पड़ जाता है। वो एक टेक्निकल चीज़, वही एक कहूँगा मैं कि वो नए वाले में शायद इन लोग ने ठीक कर लेंगे ये। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आई, आपने भी शायद सुनी होगी, वो थी सीट की। लोगों ने ये कहा कि भाई हमारे जो चीफ डिज़ाइन इंजीनियर थे, उन्होंने सही वो यूरोप की सीट के हिसाब से उन्होंने लगाया। यूरोप में 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे लोग चलते हैं ट्रेन में, हमारे यहाँ आप बनारस तक भेज रहे हैं 8 घंटे में। आप कह रहे हैं कि 10:30 लगते थे, हमने 2.5 घंटे बचा दिए, लेकिन लग तो रहे हैं 8 घंटे। तो वो सीट जो है वो रिक्लाइन नहीं करती, उसका ये जो सीट है ये आगे बढ़ती है, तो उसमें वो पैसेंजर को कंफर्ट नहीं मिल रहा था। तो उनका ये कहना था कि ये सीट्स इंप्रूव की जाए, और मैं मानता हूँ, क्योंकि रिक्लाइनिंग उसकी आदत है। रिक्लाइन करने में होता ये है, सीट जब रिक्लाइन करती है तो उसका जो लगेज टेबल है अगर अच्छे से नहीं बना हो तो वो लड़खड़ाता है थोड़ा, जो शताब्दी में आपने देखा होगा। तो इस चक्कर में हम लोगों ने ये लगा दी थी, लेकिन अब बेटर सीट लगनी चाहिए, पहला तो ये है, और मेरे ख्याल से वो हो रहा होगा। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें थी, वो एक टच फ्री लाइट थी, वो ख़राब हो जाती थी। टच फ्री थी मतलब हाथ ले गए, वो ऑन ऑफ करने के लिए टच फ्री, या जस्ट टच करते थे, तो वो ठीक करने का था। एक था वो शीशा जो था, उस पर पत्थर मारते हैं लोग, तो आप कहिए कि भाई पत्थर मारने वालों को पकड़ लो, तो वो तो होगा नहीं, पत्थर 2-4 हमारे ऐसे एलिमेंट है मारते रहेंगे, तो वो शैटर हो जाता था ग्लास। तो ग्लास थोड़ा शैटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि पत्थर मारे भी तो दरारें पड़ जाएं, लेकिन शीशा टूट ना जाए। फ्लोरिंग में हम लोग ने जो बनाई थी वो हाई क्वालिटी फ्लोरिंग थी, उसमें सामान घसीटने से उसमें कुछ दाग निशान पड़ जाते हैं, वो इम्प्रूव करने का है। केटरिंग के लिए जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, तो IRCTC की कंप्लेंट थी कि सारा सबके लिए खाना रखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी अच्छी क्वालिटी के गर्म करने के और केटरिंग के इक्विपमेंट वहाँ दिए, जो अभी हमारी ट्रेनों में नहीं होते हैं। पर वो करने में ये थोड़ा हम लोग गलती कर गए कि जो बना हुआ खाना स्टोर करने की जगह थोड़ी कम हो गई, वो ठीक कर लेना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हैं ये जो इम्प्रूव करने की हैं, और उम्मीद है कि इसमें से हो जाएंगी कुछ। एक इमरजेंसी विंडो आपने देखी होगी, एक लाल रंग की, अच्छा, वो मेरे हिसाब से वो आज तक नहीं यूज़ हुई कभी, मुझे नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये देखिए, इंजीनियर का काम ये नहीं होता कि भाई किसी ने कहा इमरजेंसी विंडो होनी चाहिए, तो आपने बनाई, फिर आप कहें कि साहब आपने 1 लाख कोच बना दी और आज तक कभी इस्तेमाल तो नहीं हुई। तो बोले ये तो मैं भी जानता हूँ,
लेकिन बंदर ने कहा है कि लगाओ, तो बंदर को कन्विंस कर दो कि नहीं लगाना है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हम लोगों ने नहीं लगाई वो, हमने कहा भाई हम डे टाइम की कोच है, हम इससे ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं इवैक्यूएशन के लोग दरवाजे से निकलेंगे बाहर, ये कुर्सी से खिड़की से कूद करके निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुना इस बार वो फिर वो वही लगा देंगे, तो आप देखिएगा शक्ल ही बदल जाएगी ट्रेन की। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे मालूम नहीं है लगा रहे हैं कि नहीं, पर अगर वो वाली लगा दी इन्होंने तो आप सोच सकते हैं उसकी क्या शक्ल, यूज़ कभी होनी नहीं है। तो एक तो ये क्या पूछा था आपने, मैं इधर उधर चला गया कहीं। ये एल्यूमिनियम का और ये हाँ, ये सब तो क्या आप बताए, तो क्या ये क्या चेंजेस हैं, और एक तो सबसे बड़ा चेंज जो आएगा, जो जी चाहिए होगा, अगर 400 ट्रेन बन रही हैं तो जी 400 दिन में तो नहीं चल सकती, हाँ रात में हाँ, चलेंगी। ये बहुत बड़ी बात की आपने। हाँ। अब आप ये सोचिए कि हमारे पास शताब्दी कितनी है, 25 के करीब है, तो यानी 25 ट्रेन वो सुबह जाती है, शाम को वापस आ जाती है, तो एक ट्रेन खपेगी उसमें आपकी, तो 25 तो ये निकल गई। कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रेन आप ले लीजिए, डे ट्रेन जो चलती हो 120-130 किलोमीटर पे, शायद 25 और हो जाएंगी। 50 के बाद फिर आप क्या करोगे, आप 110 वाली ट्रेनें खोजना शुरू करोगे, तो उसमें आपको नहीं पैसेंजर मिलेंगे। अगर आपको आप 15% फेयर या जो भी है, 20 फेयर भी तो ज़्यादा ले रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि राजधानी में लगाइए आप। राजधानी का मतलब कि स्लीपर वर्जन होना चाहिए। वो हम लोगों ने शुरू भी किया था 2018 में डिज़ाइन, वो फिर बीच में रोक दिया गया, आज भी नहीं हो रहा है शायद वो डिज़ाइन का काम। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। 50 के बाद ये ट्रेनें आप, मतलब ये जो 400 की बात है, ये तो है ही। आज आईसीएफ में 104 ट्रेन का इक्विपमेंट ऑर्डर हो गया है या हो रहा है, तो ये तो बननी है। ये सब डे ट्रेन बना रहे हैं। 104 डे ट्रेन की मुझे स्कोप आज मुझे नहीं दिखाई देता कंट्री में। तो ये सब गलतियां ठीक करने की, अभी भी आईसीएफ के स्टाफ को बोलिए वो स्लीपर डिज़ाइन कोच डिज़ाइन करेंगे, अच्छी डिज़ाइन कर देंगे, और अगले साल के शुरू तक प्रोटोटाइप आ जाएगा, वो 2023 में ट्रेनें भी निकल जाएंगी। करना चाहिए इनको अभी भी, और ये मैं लिखता रहता हूँ, सुनता नहीं है उसको कोई लेकिन ये आप देखेंगे, ये बात इनको अगर वाकई ये 100 बना देंगे अगले 2-2.5 साल 3 साल में, तो अब आपको बड़ी बड़ी तब रियलाइज होगा, इंफीरियर सर्विस में दिखेंगी आपको, और फिर ये होगा कि ये क्यों बना रहे हैं, इसमें तो लोग चढ़ते नहीं है, फिर इसका फेयर वापस कम करिए, ये सब चीज़ें होंगी शुरू। अभी से अगर ध्यान दें तो जी, वही है ना, राजधानी आप राजधानी रिप्लेस करेंगे तो चूंकि लंबी सर्विस है, तो एक ही सर्विस में आपकी 2-3 रेकें लगेंगी, जैसे दिल्ली मुंबई में एक से नहीं होगा आपका। तो ये है, ये इस पे ध्यान देना चाहिए इनको। एक कॉन्सेप्ट है के रेल का, मेरे कुछ मित्र हैं केरला से, जी जी, उन्होंने बोला कि आपसे जरूर पूछना है ये। अच्छा तो केरला सरकार एक के रेल कंसेप्ट लेके आई है, जिसके तहत वो सेमी हाई स्पीड रेल बनाना चाहती है। और उसके लिए आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के फाइनेंसेस हैं केरला स्टेट के, स्टेट लाइक केरला जहाँ पे इतना जीएसटी और ये सब है नहीं, टैक्सेस का बाहर से ही पैसा आता है, जो भी आता है थोड़ा बहुत, तो उनके लिए कितना वायबल है ये प्रोजेक्ट? क्योंकि सेंटर ने बोला है कि वो तो नहीं पैसे लगाने वाले हैं। जी जी जी, अब देखिए, सेंटर का पैसे नहीं लगाने के पीछे पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं रहती, उसमें नहीं जाऊँगा मैं। तो वायबिलिटी है, क्योंकि बड़ा हैवी डेंसिटी पॉपुलेशन है केरला की, नॉर्थ से साउथ तक। जी, और उसको अगर आप ऐसे अलाइनमेंट में बनाइए कि वाकई पीपल कैन सेव ट्रैवल टाइम, तो मेरे ख्याल से केरला में पेइंग पब्लिक है, वायबल है। लेकिन ये सेंटर स्टेट के झगड़े में और अल्टीमेटली क्या बन के आएगा, मुझे आई एम नॉट वेरी होपफुल कि ये बनेगी। और क्योंकि बिना सेंटर के सपोर्ट के इस टाइप का प्रोजेक्ट होना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा, अगर मिल भी जाता है सेंटर का सपोर्ट, तो ये फिर वही इंपोर्ट करने के जाल में फंसेंगे ट्रेन, स्टैंडर्ड गेज में बनाएंगे, ट्रेन बाहर से लाएंगे, महंगी ट्रेन लाएंगे, ये सब होगा, और अल्टीमेटली वायबल मुश्किल ही है कि वायबल होगी। और वो नॉर्थ साउथ में ले जाने में ना, वो भी होता है कि हमारे इधर से जानी चाहिए, हमारे उधर से जानी चाहिए। हाँ, वो भी होगा, और प्लस वो बड़ा उसमें टेरेन भी ऐसी कोई सिंपल टेरेन नहीं है स्ट्रेट अवे की वो। हाँ, एक ये भी है कि वो बहुत ही सेंसिटिव, इको सेंसिटिव भी एरिया है, इको सेंसिटिव भी है, और फिर आपको लार्ज स्केल टनलिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी।
वेस्टर्न घाट्स में तो इतना चैलेंजिंग जी, है तो वो। वो उसी अगर बनाए कॉन्टेक्स्ट तो में एक मैंने तो पूछा कि नहीं वो केरला जैसी स्टेट कैसे अफोर्ड कर सकती है उसको मैन्युफैक्चरिंग, या मतलब जहां तक शुरुआत करने तक आएंगे वो तो रिकवर होगी या नहीं होगी वो तो बाद की बात है, वहीं जी तक दिवालिया निकल जाएगा मेरे ख्याल से तो। हाँ, तो नहीं तो मैं टोटली ये नहीं कह सकता कि वो नहीं होगी रिम्यूनरेटिव, हो सकती है, लेकिन आप फिर उसको और क्रिटिकली देखिए कि कैसे कम पैसे में बनेगी। ट्रेन का कंपोनेंट पैसे का बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ जितने पैसे बचे हैं आप इंपोर्ट मत करिए। जब देश में बन सकती है 160 180 की ट्रेन, 200 की भी बन सकती है, अगर कहीं पे ट्रैक होता तो बनती, आज आईसीएफ ही बनाता। और यही ट्रेन 18 भी माइनर मॉडिफिकेशन से अगर 200 का ट्रेन का ट्रैक हो तो चलेगी। और अलाइनमेंट फिर इतना ऐसा देखिए कि सिविल एक्सपेंडिचर जो मेन एक्सपेंडिचर है वो इतना कंट्रोल में रहे, तो क्लाइंटेल तो मिलेगी, कितने टिकट पे आप उसको रख पाएंगे, ये सब बड़े मुद्दे हैं। बहुत डिटेल डेटा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये डिसमिस नहीं करूंगा कि ये कम से कम सेंटर स्टेट के हिसाब से तो बन ही हाँ हो सकता है। सकता है। इसको प्लानिंग जरा और फैड की तरह नहीं हो। हम्म। जैसे हमारा लखनऊ मेट्रो है, हम्म। पता नहीं कितने हजार करोड़ लगे हैं उसमें, अभी फिगर मुझे याद नहीं है, चलता कोई नहीं है उसमें, ज्यादा लोग नहीं जाते। कोई नहीं चलता ही नहीं है कोई। आप 10% होगा ऑक्यूपेंसी, या अच्छा। फिगर नहीं है, गलत नहीं बोलना चाहिए, मैंने मतलब बहुत ही कम है। और ये नहीं है कि अभी बड़ा छोटा सा सेक्शन हुआ है, ये एयरपोर्ट से लेके शहर के दूसरे एंड तक एटलीस्ट एक डायरेक्शन में पूरी हो गई है। तो इतना पैसा अगर लखनऊ में इन्होंने लगा दिया होता तो आज बेस्ट सिटी हो जाती है इंडिया की। इतना जी। पैसा आपका मेट्रो में लग गया है। तो लोग कहते हैं अच्छा आज नहीं, डीएमआरसी में भी शुरू नहीं चढ़ते थे लोग, अब ठीक है वो वक्त आएगा जब लोग लखनऊ में चढ़ेंगे। तो मैं मानता हूँ आज की डेट में तो लगता है कि भाई इतने पैसे लगा के यही हर कोच में 10 आदमी बैठे हैं, इसी के लिए इतना पैसा लगाया, तो बड़ा अजीब लगता है। और एक ये फैड हो गया है ना कि हर शहर में, अब वो फैड ही हो गया है। मतलब थर्ड टायर शहरों में, सेकंड टायर शहरों में अब सब जगह मेट्रो। मॉडर्नाइजेशन की पहचान और शायद वोट की लालसा, हालांकि मेट्रो की वजह से कितने लोग वोट देते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन एक आ जाता ना कि हमारे शहर में मेट्रो आ गई। तो वही हो गया है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा है, 1 किलोमीटर पे 300 करोड़ रुपया लगता है मेट्रो में। तो इसको और सोच समझ के होना चाहिए। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट जो चल रहा है काफ़ी एम्बिशियस है, आरआरटीएस वाला, जी जी रैपिड रेल, जो जी। यहाँ से मेरठ और 2-3 और हैं शायद, हिसार का भी अभी सरकार ने अप्रूव कर दिया है, एक पानीपत तक बनेगा, एक राजस्थान तक जी बनेगा। तो ये जी 3-4 हैं थोड़ा डिकंजेस्ट करने के लिए। आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है, जी और मेरठ वाले सेक्शन पे तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। जी। उस आइडिया को कैसे देखते हैं आप, जिस तरीके से ये बना रहे हैं? मेरे को वही वो देखिए कुछ कुछ केरल से मिलता ही हुआ है। अगर आ, मेरठ, अगर आप क्लाइंटेल, मतलब मेरे पास पैसेंजर डेटा का वो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप एक रीजनेबल टिकट पे ऑपरेटिंग लॉस में ना जाए रेलवे, ये इंश्योर कर सकते हैं, तो ये डीकंजेस्ट करने के लिए इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बनता है आई वुड से। बट इट शुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होनी चाहिए कंपनी। इंटरेस्ट बर्डन की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी वहाँ पे, वो बहुत मुश्किल है निकालना किसी ट्रेन प्रोजेक्ट से ऐसे। लेकिन इसमें भी वही चीज़ है कि देखिए प्रधानमंत्री इतनी तारीफ करते हैं ट्रेन की, स्पीच में एक ट्रेन के बारे में बोलते हैं, ये भी नई बात है, आफ्टर ट्रेन ही तो है। लेकिन आरआरटीएस में विदेशी बोलबाला है, वहाँ पे आईसीएफ बिड ही नहीं कर सकता। वो कहते हैं वही बिड कर सकता है जिसने पहले किसी और देश में दिया हो। अच्छा, तो ये कोई और देश वाला क्या उल्लू का पट्टा है कि वो कहेगा अपने यहाँ नहीं चलाते हो, हमारे पास आ गए हो बेचने। तो आप सोचिए इस टाइप के उसकी कंडीशंस हैं टू कीप रेलवे यूनिट्स आउट। रेलवे यूनिट को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बनाने में, वो कहते हैं हमारा बहुत काम है। तो आत्मनिर्भर तो एक मजाक की तरह है इसमें। और आप बम्बार्डियर की ट्रेन आपने देखी, ट्रेन तो बहुत अच्छी है, नोबडी इज डिनाइंग। आप ट्रेन की शक्ल देखिए तो ट्रेन 18 बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप प्राइस भी तो कंपेयर कर लीजिए, आप कितने में ला रहे हो। और आप अपने लोगों को मौका नहीं दोगे तो वो वहीं रह जाएंगे ना जहाँ हैं। तो कभी आरआरटीएस बनाने में की तो क्षमता ही नहीं हाँ होगी। हो, आप चैलेंज ही नहीं दोगे तो करेंगे कैसे। तो आरआरटीएस का ये एक दुखती रग है मेरे ख्याल से आईसीएफ को इंगेज करना चाहिए इसमें, चाहे डेवलपमेंट ऑर्डर दें, छोटी ट्रेन का दें, कुछ भी दें,
लेकिन बाहर नहीं रखना चाहिए उसको। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है कि अगर आप मेरठ से सरायकाले खा हम्म, 1 घंटे में आ सकते हो, या पानीपत से इधर 1 घंटे में आ सकते हो, तो यहाँ पे क्यों रुकोगे? यहाँ से आने में शहर में जाने में 1 घंटा लग जाता है। जी हाँ, ये भी बात है, वैसे एक भी बात है। आप लेकिन मेरे पोल्यूशन ख्याल से फ्री ये, और कहीं जगह रहोगे। जी जी, और मेरे ख्याल से वहाँ फिर आप उतर के मेट्रो भी ले लोगे और कहीं जाना है, तो हाँ, कंसेप्ट तो ठीक सब है। जगह कनेक्टेड है ही। हाँ, कंसेप्ट ठीक है, लेकिन खर्चे कम रखोगे तब आप उसमें एक रीजनेबल टिकट रख पाओगे। हम्म, अगर आज की डेट में लग्जरी बस का जो टिकट है उससे 25% और चार्ज कर लोगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं करोगे हम्म, क्योंकि लग्जरी बस से बहुत फास्टर आएगी है। हम्म, लेकिन आप उससे डबल या ट्रिपल चार्ज करोगे तो शायद पैसेंजर नहीं मिलेंगे फिर आपको। लेकिन ये भी है, जैसे यहाँ पे तो रेंट ही 20-30 हज़ार अगर दे रहा है कोई, तो वहाँ से अगर वहाँ पे रहने का रेंट एक तो कम हो जाता है आपका, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हाँ, जो है उसमें ये थोड़ा फर्क है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, तो ये और वो सारे हाई स्पीड फैक्टर्स। में भी अप्लाई करता है। हम्म, कि मुंबई से आप देखिए कि बहुत पास के जो स्टॉप्स हैं उनके 4-5 वो ऐसे हैं कि वहाँ आदमी रोज आना जाना कर सकता है और बड़ी अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा बजाय मुंबई रहने के। हम्म। ये भी पॉइंट एक है। जी बल्कि हमको लॉन्ग डिस्टेंसेस की बजाय छोटे ये आरआरटीएस टाइप के सैटेलाइट सिटीज़ में जी 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 करना जी चाहिए, क्योंकि जी। यहाँ से गुड़गांव जाते हैं मेट्रो में, वो मुंबई वाली फास्ट लोकल टाइप का नहीं है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट। हाँ वो हाँ, हर स्टेशन पे रुकती है रुकती दो है, अच्छा मिनट में, तो वहाँ जी, तक जाने में ही 1.5 घंटा लग जाएगा, तो अच्छा, फर्क नहीं है ना ये कुछ। है, जी जी। आपने खर्चे की बात की, तो बजट जो है रेलवे का वो अलग से जो होता था, अब तो 5-6 साल हो गए ख़त्म हुए उसको। उसके फाइनेंसिस पे ज़्यादा उतना स्क्रूटनी नहीं होता है जितना पहले हर हाँ, बजट वो के नहीं टाइम होता, पे होता नहीं था होता, नहीं होता, मीडिया में। नहीं तो होता। उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या कैसे फाइनेंसिस हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट है या क्या चैलेंजेस हैं रेलवे के फाइनेंसिस में आज? तो इसमें दोनों बात हैं। देखिए, पहला नुकसान तो जो चीज़ मॉनिटर नहीं होगी उसमें विंडो ड्रेसिंग करना आसान हो जाएगा। और विंडो ड्रेसिंग ये है, 2 साल हुई, पेंशन आपने पे किया बोरोइंग से, और ऑपरेटिंग आपने दिखा दिया कि हम 100 के नीचे हैं आप 114 पे, और उसके बाद वाले साल, कोविड वाले साल में 131 पे। इस बार सुनते हैं 100 के आसपास आ जाएगा, कि अभी फाइनल फिगर तो अब आएगा अप्रैल में। तो ये एक नुकसान है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी कि आपको, आप एक तरह से सेल्फ रिलायंट है रेलवे, वो ख़त्म सी हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार ने गलत सही ये मान लिया है कि रेलवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमें इसमें ये नहीं देखना है कि रेलवे प्रॉफिट कर रही है लॉस कर रही है, हमें तो देखना है कि देश के लिए कैसा है। ये भी एक बात सही है, इकोनॉमिक बेनिफिट, नॉट जस्ट रेलवेज ओन बैलेंस शीट। हम्म, तो रेलवे हम पैसा लगाते जाएंगे और वो कंट्री के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा लॉन्ग टर्म में। ये थिंकिंग लग रही है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी पता है कि रेलवे के फाइनेंस का बहुत बुरा हाल है। तो लोग कहते हैं एयर इंडिया का हाल हो जाएगा। एयर इंडिया का 50,000 करोड़ के आसपास था, भारतीय रेल का आज जो आउटस्टैंडिंग होगा 1-2 साल में वो 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर सरकार का हाथ इस पे है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज रेलवे डूब जाएगी। तो सरकार का हाथ है, और इस थिंकिंग पे है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, ये डेवलप करना है हमें, इनका अपना जितना कमा सके फ़ायदा पूरा प्रॉफिट में ही आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो ये लॉस समझ में आता लॉस ज़्यादा कहाँ पे है रेलवे में? रेल तो ऑब्वियसली पैसेंजर सर्विसेज में है, क्योंकि आप पैसेंजर सर्विसेज में फेयर कमेंसरेट बढ़ा नहीं पाते हो, तो उसका डबल नुकसान है। एक तो वहाँ लॉस हुआ, और दूसरे आप उस लॉस को मेकअप करने के लिए आप फ्रेट के रेट बढ़ाते हो जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और आप ट्रैफिक लूज करते हो। लगातार रेलवे का फ्रेट ट्रैफिक परसेंटेज शेयर इन द मार्केट कम होता जा रहा है। तो नुकसान तो ज़्यादा यही है कि बहुत हैवीली पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं हमारे यहाँ, जो कि सब्सिडाइज्ड हैं और क्रॉस सब्सिडाइज्ड हैं। फ्रेट का आप दाम बढ़ाते हो, पैसेंजर का कम करते हो, तो वो बेसिक इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट है। लेकिन अब उसके पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, सोशल कंपल्शंस हैं। जी।
लेकिन इसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं उसमें कितना स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? उससे स्कोप, ये फ़ायदा तो ये होगा ऑब्वियसली कि गुड्स डिलीवरी की स्पीड बढ़ेगी, तो आपको ट्रैफिक में आप अट्रैक्ट कर पाओगे, और आपका रेगुलर ट्रैक में जगह खाली होगी तो पैसेंजर्स जो हैं वो स्पीडियर चलेंगी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रेलवे की पंक्चुअलिटी में जाएगा। ये फ़ायदे तो होने हैं, लेकिन अब आप सोचिए प्रोजेक्ट जो है इतना डिले कर दिया गया है कि वो अभी भी 2022 की बात करते हैं, पर मुझे लगता नहीं 2022 तक भी पूरा फुली ऑपरेशनल होने वाला है। तो बहुत एक्सेसिवली डिले हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट में खूबियाँ तो हैं ही बहुत सी ऐसी। चलिए सर, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका माय आने के प्लेजर। लिए। जब भी आप आएँ तो रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे साथ जी, बैठें और अपनी नॉलेज शेयर करें। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक नमस्कार।